नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ बर्ड्स में। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम बातचीत करेंगे सर, जिस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज़ हो गया है, पहले चरण का नामांकन हो गया है और अब चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कई जो पार्टियाँ हैं उसमें खास करके महागठबंधन की बात करें तो कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, उन पर अभी चर्चा हो रही है। क्या हो रहा है इस पर प्रकाश डालिए सर। अब देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं जी। 7 चरणों में चुनाव होना है। जैसे बिहार में ये 7 चरण में हो रहा है जी। नेबरिंग स्टेट है हमारा यूपी, जहाँ से प्रधानमंत्री भी हैं, वाराणसी से, तो वहाँ भी 7 चरणों में होंगे। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में भी, जहाँ बीजेपी ममता बनर्जी से टीएमसी से जंग कर रही है, वहाँ भी 7 चरणों में होंगे। पूरे देश में जो 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, उसमें यही 3 प्रदेश है जहाँ 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जी। अब बिहार की आपने चर्चा की कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2 फेज का नामांकन और नामांकन पत्र के वापसी तक का डेट समाप्त हो गया। जी। अब वो बचे 5 चरण हैं। 19 अप्रैल को अब कितने दिन हैं? अब 10 दिन के, हाँ 10 दिन के बाद जी पहले डेट का ये नामांकन में मतदान की प्रक्रिया होगी, मतदान होगा जी। और अभी तक जो बचे 5 फेज के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें राजद, कांग्रेस और महागठबंधन में जो नई पार्टी शामिल हुई है वीआईपी, उसका कैंडिडेट कौन होगा ये साफ नहीं। सीटें तो बट गई और इस महागठबंधन में राजद जो ड्राइविंग सीट पर है, सबसे अधिक सीट उसे मिली थी, 26 सीट मिली थी। उसमें अपने कोटे की 3 सीट झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज ये सीट दे दी है राजद ने मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वे इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। आपको याद होगा पिछली बार वो लड़े थे खगड़िया से चुनाव, जी। सफलता नहीं मिली। मधुबनी से भी लड़े थे वो, जी। तो जो सीट के लिए लड़े उनको सफलता मिली। खुद उसके बाद असेंबली चुनाव हुआ, मुकेश सहनी उसमें भी 2 सीट से चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। लेकिन एनडीए के पाले में थे, बीजेपी के करीब थे, उनके 4 विधायक जीते असेंबली में चुनाव में। बाद में इतनी बात बिगड़ी कि वो 4 विधायक भाजपा में जा मिले और मुकेश सहनी जो काउंसिल के मेंबर थे, अब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। फिर वो बात इस हद तक बिगड़ी कि कैबिनेट से भी उनको पद से हाथ देना पड़ा। कुल मिला जुला कर आज की तारीख में अब इस पाले में आ गए हैं। लेकिन अब वो अभी जब खुद उन्होंने कह दिया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, तो कौन लड़ेगा? कब घोषणा होगी? सीटें जैसे दे दी है तो क्या लालू जी को ही तय करनी है कि मुकेश सहनी का कैंडिडेट कौन कौन होगा? इसलिए कि इस बार के चुनाव में तो लालू प्रसाद विभिन्न जाति समूह को साधने के लिए उस रणनीति से चल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार राजद ने बड़ी सूझबूझ से, जो एमवाई जिसको आप कहते थे कि यादव मुस्लिम, उसके उस जनाधार को बढ़ाने की वर्सेस जो तेजस्वी कहा करते थे कि अब इसको A to Z पार्टी बनाएंगे, फिर कहा था कि इसको माई ही नहीं मेरे साथ बाप भी जुड़ा हुआ है, तो बाप में भी वो सामाजिक समीकरण का भाव था। अब उसमें अग्री जाति, महिला, गरीब, और इस ऐसी बातें कहकर किया। लालू जी ने टिकट का भी बंटवारा उसी ढंग से किया है। लेकिन अभी कांग्रेस में अभी देख लीजिए 9 सीट मिली है, 3 सीटों के लिए घोषणा हो गई, लोगों ने नामांकन कर दिया, चुनावी जंग में अपना वो सब कुछ कर रहे हैं। वो सीटें हैं किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। लेकिन अब और बची जो 6 सीटें हैं वो कौन कैंडिडेट होगा? कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट पटना साहिब से? चर्चा तो हो रही है महाराजगंज से कौन होगा, जी ये हालत है। बेतिया से कौन होगा? अभी हम लोग ये सवाल ही कर रहे हैं। ये सवाल किसके लिए है? ये सवाल मतदाता के लिए कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष की जनता के लिए कर रहे हैं कि जो सीटें मिल गई, इसलिए यही 2 महागठबंधन के बीच चुनाव होना। हाँ, एक तय हो गया कि अब जो पूर्णिया की सीट थी, कांग्रेस को लगता था कि वहाँ उनके पप्पू यादव कैंडिडेट होंगे, बात नहीं बनी। राजद ने वहाँ बीमा भारती को दे दिया और पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय अब चुनावी जंग में है, तो वहाँ तो तिकोना मुकाबला होगा, ये तय है। अब एक सीट दिख रही है। वैसे ही सिवान में भी हिना साहब कैंडिडेट हो गई हैं भी मैदान में। हाँ, तो उधर अब जदयू ने कविता सिंह को काट करके और रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी को दिया है। और फिर वहाँ अब अवध बिहारी चौधरी की चर्चा है वहाँ, वो भी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
तो कुल मिला जुला कर ये एक इस बार के चुनाव में ये मतदाताओं के लिए भी एक पहेली सी बन गई है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। आज लोग पूछ रहे हैं पटना में कि साहिब में रविशंकर प्रसाद तो आ गए, फिर और उनके मुकाबले कौन कैंडिडेट होगा, अभी तक इंतज़ार हो रहा है। हाँ, एक अब इसमें स्पष्ट अभी बात हुई है कि बेगूसराय में कन्हैया कुमार की बात नहीं बनी, महाराजगंज से भी चर्चा थी। अब तो वहाँ अरुण कुमार एक्स MP जो जहानाबाद के हैं उनके नाम की चर्चा भी है जी। तो फिर अब चर्चा है कि कन्हैया कुमार दिल्ली में वो मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे उत्तर पूर्वी कंसेंसस से जी। लेकिन मैं ये चर्चा कह रहा हूँ कि बताइए कि 12-15 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट का अभी कि चित्र साफ नाम की चर्चा बहुत है, होगा कौन फाइनल, अंतिम मतदाता तो जाने। बिल्कुल। अब वो आएंगे एक बार नामांकन करेंगे और बताएंगे कि मेरा ये आपराधिक इतिहास है, हमारे यहाँ ये धन दौलत जो अनिवार्य जब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अजीब स्थिति है। और इधर देख लीजिए एनडीए ने अपना चुनाव अभियान अब वो परवान चढ़ गया। एनडीए की तो 2 सभा हो गई, खुद प्राइम मिनिस्टर आके कर गए जी। अब वो मुख्यमंत्री भी अमित शाह आ रहे हैं 10 तारीख को जी। और अभी एनडीए की तरफ से अभी तेजस्वी ही तो सब कुछ दारोमदार है, लालू जी भी कहीं इंडिया गठबंधन कहीं कुछ चंद सीट पर जाएंगे। यहाँ कब वो परवान चढ़ेगा महागठबंधन का, पहले सीट कैंडिडेट तो तय हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अभी महागठबंधन के लिए कई सीटों पर मतदाताओं के लिए एक अबूझ पहेली सी बन गई है कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा। चर्चा तो कई नामों की है, उससे थोड़े काम चलता है। बिल्कुल। आखिर कौन बाजी मारा। यदि मुन्ना शुक्ला की बात फाइनल हो गई, जो चर्चा में बात आई वैशाली को लेकर, अभियान को लेकर फिर द्वंद्व हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। रमा सिंह शिवहर से बातचीत चल रही है, अब कहाँ भी घोषणा हुई। चर्चा तो अब तक हम चर्चा करते रहेंगे कि अब मतदाताओं को ये चाहिए कि भाई उसके पास कौन सा विकल्प है। यदि महागठबंधन का जो समर्थक है जी, उसको भी जानना चाहिए ना कि आखिर कौन कैंडिडेट हुआ। तो ये इसलिए मैंने कहा कि एक अजीब सी तैयारी मुझे दिख रही है। ये तस्वीर साफ होनी चाहिए कौन सी रणनीति है कि भाई अब फेज वाइज चुनाव होने हैं, फेज वाइज कैंडिडेट की घोषणा कब होगा। जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या उस दिन कैंडिडेट की घोषणा होगी। लोकसभा का चुनाव है, यदि मतदाताओं को भी कुछ दीजिए लिबर्टी जी। कि आपके पास वो आपके कैंडिडेट को, जिसको वो जनप्रतिनिधि बनाने वाला है, उसको मापे तौले, उसके बारे में जाने। अचानक पैराशूट से किसी को कहीं से करके आप किससे कौन डील करेंगे, किससे कौन बात करेगा। अजीब हालत है ये भी। जाति बल, धन बल, बाहुबल, क्या क्या खेला हो रहा है। तो ये तो एक स्थिति है। मैंने अभी आपको पूरे महागठबंधन की जो बिहार की स्थिति है 40 सीट एक मैंने अपडेट जानकारी दी है जी। और मतदाताओं के लिए सवाल ज़रूर है कि उसके सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसका कैंडिडेट कौन हो रहा है। कुल मिलाकर के एनडीए इस मामले में मजबूत दिखती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के कंपैरिजन में। बिल्कुल। अभी चुनाव अभियान में अब तो आपने कहा कि अभी जिसके नाम पर चुनाव हो रहा है, ये तो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरा पर जी, काम पर जी। अब पूरी विपक्ष जो पूरा विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी को यदि सत्ता से बाहर करना है तो आपके लड़ाई का अंदाज ही वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिए जी। उसमें मोटा मोटी वो सारी बातें हैं जी, जो विपक्ष का उनका सहयोगी दल भी, चाहे वो जातीय सर्वेक्षण हो, आरक्षण का सवाल हो, ये मुद्दा को अब कांग्रेस ने अपनाया है जी। लेकिन बिहार में तो तेजस्वी जिस ढंग से अभी एक नौकरी के मुद्दा को जी, मैं भी मानता हूँ कि बिहार जैसे प्रदेश में जो पूरे देश में आज मजदूर का हब बना हुआ है, हम मजदूर सप्लाई करने वाला स्टेट बने हुए हैं। तो यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए आप भूलें नहीं वो कोरोना काल को, जब 50 लाख से अधिक परिवार के साथ किस हद तक सितम झेलते हुए लोग घर लौटे थे जी। क्या हुआ बिहार में, कुछ हुआ क्या? फिर वैसे ही लोग रोजी रोटी के लिए बाहर गए। आज बिहार से बाहर जो गाड़ियाँ जाती हैं बिहार से, आप ज़रा सा उसमें देखिए कैसे लोग जाते हैं, अधिसंख्य रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो बिहार में कुछ निश्चित रूप से रोजगार और नौकरी का जो मुद्दा है बिहार में, और फिर इसके बाद एक मुद्दा है डोमिसाइल नीति का जी। ये बात मैं ये इसलिए उठाता हूँ कि बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए ये है कि एक बार तो पहली बार यदि नौकरी की बहार आई, रोजगार की बहार आई है तो अवसर उन्हें मिले। अब शिक्षक की नियुक्ति में तो सरकार ने डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी थी, उसमें हाँ उसमें 25,000 से अधिक शिक्षक बाहर के आए जी। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये मेधा का डंका बजना चाहिए, लेकिन
बिहार के बेरोजगारों के जहाँ लिए पहले से रोजगार कम है, नौकरी की कम संभावनाएं है, कम तो है। उनके लिए तो सरकार कुछ तो सोचना चाहिए ना। फिर नौकरी देने का इस सिलसिला चालू रहना चाहिए, और जो अभी भी सरकारी विभागों में खाली पद हैं बढ़े जाने चाहिए। जी। और जैसे मुख्यमंत्री ने बात की है कल कि भाई अभी 10 लाख नौकरी देनी है, हम 4 लाख दे चुके हैं, 1 लाख और प्रक्रिया में है। जी। और उन्हें तो भरोसा दिलाया है कि विधानसभा चुनाव तक वो 10 लाख नहीं 10 लाख से अधिक जी। काश बिहार के बेरोजगारों के लिए अवसर बिहार में मिले, नौकरी भी मिले और रोजगार भी मिले। एक मुद्दा है, मुझे लगता है कि तेजस्वी इस मुद्दे को निश्चित रूप से इस चुनाव में रोज दबाव डाल रहे हैं। और मुख्यमंत्री आपने देखा नहीं, ये रोजगार देने को श्रेय को नौकरी देने को, दोनों में अभी नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में होड़ लगी है, ठनी हुई है। जी। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा श्रेय है, जी। हम सरकार में आए तो नौकरी का एजेंडा बनवाए। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं, हम तो पहले से ही 8 लाख नौकरी दे चुके थे, 7 निश्चय में शामिल था। लेकिन फिर मैं मानता हूँ महंगाई, बेरोजगारी, ये बिहार के लिए सचमुच, महंगाई तो पूरे देश भर के लिए जी, लेकिन रोजगार और बेरोजगार जिसको आप कहते हैं, बेरोजगारी एक मूल समस्या है। और अभी बिहार में 34% ही रोजगार है, 66% लोगों के लिए रोजगार की दरकार है, जो राष्ट्रीय औसत है 44% रोजगार है जी। तो ये निश्चित रूप से इस चुनाव में भी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव में तो मुद्दा कुछ और होता है, जातीय गोलबंदी होती है, इसी आधार पर हम मतदाताओं को सहेजते हैं, संवारते हैं और वोट जीतते हैं। लेकिन मुद्दा तब गौण रह जाता है। बिहार कब विकसित राज्य बनेगा, फिर विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा कब उछलेगा? नीतीश जी तो इसको गौण हो गया है, कहाँ हो रहा है अभी जी। कभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं। कभी तो निश्चित रूप से बिहार के जो 39 MP यहाँ से जीत के गए, जी, निश्चित जनता भी उनसे हिसाब ले कि आप 2 टर्म रहे हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। सड़कें बनी है, पूरे देश में बनी है, गांव-गांव बिजली पहुंची है, पूरे देश में पहुंची है। ये हर घर नल की योजना पूरे देश में, ये बिहार के लिए सिर्फ थोड़े हुआ है जी। ये बात ठीक है। नीतीश कुमार अभी इस उपलब्धि को गिनाते हैं इसलिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राजकाज में निश्चित रूप से उससे तस्वीर बदली है। लेकिन तो पूरे देश में बदला। हम बिहार में कौन सी नई फैक्ट्री आई जी? कुछ ये सब सारे सवाल हैं। सड़कें बनी, पुल पुलिया बनाए, पूरे देश में बना है जी। हमारे लिए विशेष क्या हुआ? बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी? बाढ़ हमारे लिए अस्थायी निदान के लिए कुछ होना चाहिए, हुआ क्या? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में निश्चित रूप से विपक्ष को ही बनाना चाहिए और जो MP जीते हुए हैं उनसे हिसाब लेना चाहिए कि आप 5 साल का, जिन सांसदों ने गांव का गोद लिया था जी, उन गांव की क्या हालत है, क्या तस्वीर बदली? हम पूरे देश से बाहर के, लेकिन बिहार के यदि 39 सांसद हैं या 40 तो हैं, वो 40 से हिसाब ले जनता। क्या आपने जिस गांव को गोद लिया वो क्या भिन्न हो गया? नहीं हुआ तो कौन विफल है? निश्चित रूप से जनता को ये सवाल करना चाहिए, यही मौका आया है। बिल्कुल। आप वोट दे देते हैं, इसके बाद फिर 5 साल आपके पास कोई चारा नहीं है। उसी दल में रहे, दल बदल ले, आपके मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। ये एक सवाल है जो हर जनता के मन में उठना चाहिए। ये सवाल सांसदों को पूछना चाहिए जो सिटिंग सांसद हैं, और जो नए जाते हैं फिर चेहरा बदल के, उनसे भी पूछिए कि भाई आपकी क्या परिकल्पना है, आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आपके सामने क्या एजेंडा होगा। तभी जब तक एंसरेबल बनाना होगा। अभी तो पार्टी के नाम पर सांसद जीतते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं, और फिर आते हैं तो उन्हीं के नाम पर जीतते हैं, उनके काम कहाँ चले जाते हैं? ये कुछ ऐसा सवाल है जो जनता के मन में उठना चाहिए, और सिटिंग सांसदों से सवाल जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। आपने क्या किया, उनका हिसाब किताब लेना चाहिए, तब एंसरेबिलिटी बनेगी। नहीं तो आज इस चुनाव इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, कल दूसरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, आज इस दल से लड़ रहे हैं, कल दूसरे दल से लड़ रहे हैं, वही चेहरा, तो जनता ठगी जाती है। अब बेचारा कार्यकर्ता, अब तो अभी देखिए परिवारवाद और वंशवाद जो बात करते हैं, इस चुनाव में भी सिर चढ़ के बोल रहा है। वो तो हमें 90 की याद आ रही है। कुछ बाहुबली भी आ गए हैं इस चुनाव में, दिख रहे हैं, उनके बाहुबली के सगे संबंधी दिख रहे हैं जी। तो ये चुनाव कोई बहुत भिन्न नहीं है जी। अब ये 2018वीं लोकसभा का चुनाव में बिहार की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी, सचमुच मतदाताओं के मन में मतदान देने के पहले एक सवाल भी जरूर रहना चाहिए, और वो चाहे सिटिंग सांसद से निश्चित रूप से पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये एक संक्षिप्त जो अभी एक और जहाँ कैंडिडेट की तलाश है, कैंडिडेट के चेहरे की तलाश है, एक संपूर्णता में बात मैंने मतदाताओं के
को ध्यान में रखकर ये की है। आप क्या सोचते हैं? आप द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके इस कमेंट का अगली चर्चा में, अभी तो चुनाव 1 जून तक होना है, अंतिम चरण में पटना सहित 8 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होगा। तो ये अवसर है, अभी जब भी आपके घर अभी वोट मांगने जाएं सांसद, तो उनसे ज़रूर पूछिए 5 साल कहाँ थे और अब आए हैं, तो ज़रूर पूछिए क्या किया आपने। बिल्कुल। और जिन सांसदों ने गोद लिया है गांव को, आदर्श ग्राम योजना, हाँ, वो तो कौन सी योजना है, अब योजना मैं क्या बताऊं आपको, मोटा मोटी जानते हैं कि कोई माँ बाप किसी बच्चे को जब गोद लेता है तो उसके प्रति उसकी कुछ जिम्मेवारी बनती है जी। क्या वो सांसद असहाय हैं? क्या किया उन्होंने अपने उस गोद लिए गांव का? कुछ तो उदाहरण पेश किए। ये 6 साल में, 5 साल में 5 गांव लिए तो 5 गांव आदर्श गांव बन गए होते। कितना आदर्श बना है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज सचमुच में जनता को सवाल करना चाहिए। और फिर मैं अंत में यही कहूँगा कि अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दीजिए और द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने और गहराई से जाकर जो सच होगा वो सच कहने की भरसक मैं कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये पूरा डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया।